अब हम लोग को गॉस लॉ स्टार्ट करना है। ठीक है, गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका रहेगा उसी को गॉस लॉ समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गॉस लॉ चैप्टर 1 का। ठीक, तो क्या होता है गॉस लॉ, उसको समझते हैं। गॉस लॉ कहता है, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं कि किसी दिए गए सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उतना ज्यादा फ्लक्स होता है। जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना कम फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अगर ये कांस्टेंट है या फिर क्या कहते हैं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तब यही फॉर्मूला हमारा बदल करके हो जाता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। एनसीईआरटी में ए के जगह पे एस इस्तेमाल किया है, एस, ई डॉट डी एस, ई एस कॉस थीटा ऐसे करके। तो खैर कोई नहीं, गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद डब्बा से के अंदर अगर आप कोई चार्ज रख देते हो Q1, Q2, Q3, ठीक है, तो अगर किसी बंद डब्बा के अंदर अगर आप चार्ज रख देते हो तो उस बंद डब्बा से होकर के बाहर की तरफ जो टोटल फ्लक्स होगा, बाहर की तरफ जो टोटल फ्लक्स आएगा वो टोटल फ्लक्स का मान होगा, फ्लक्स जो होगा इस बंद डब्बा से वो बराबर होगा अंदर का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, अंदर का टोटल चार्ज अब भागा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। गॉस तो यही कहता है कि किसी बंद डब्बा से आपको फ्लक्स का जो मान होता है वो अंदर में रखे गए टोटल चार्ज का सम भागा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। चार्ज को यहाँ पे साइन के साथ रखना है, विथ साइन रखना है, चार्ज को साइन के साथ। इसी चीज को जरा सा समझते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सीबीएसई वाले को ये मान याद नहीं करना होता है क्योंकि सीबीएसई वाले के क्वेश्चन पेपर में शुरू में ऐसे तो दे देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ को इसी तरह से लैंग्वेज में लिखे हुए कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी बंद सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना टाइम्स, उतना टाइम्स यानी कि उतना गुना 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दी सरफेस। किसी बंद डब्बा के अंदर जितना चार्ज है उतना गुना 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि फ्लक्स बराबर जो होगा वो अंदर का चार्ज गुना क्या 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी कि फ्लक्स बराबर क्या, Q इनसाइड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स बराबर हो गया अंदर का चार्ज भागा एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज भागा एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या हो जाता है, फ्लक्स होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात और हम लोग जानते हैं इसी में, क्या जानते हैं जरा सा उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये तो हम लोग जाने गॉस लॉ का डेफिनेशन। अच्छा एक चीज और है इसमें नोट करने वाला कि चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला हो जाता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज टोटल भागा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा वो जो हम लोग जो एक जो बंद डब्बा लिए ना, वो बंद डब्बा किसी भी शेप साइज का हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। दोनों को अगर हम लोग देखें फ्रॉम 1 एंड 2 तो दोनों तो फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अंदर का चार्ज भागा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक बात नोट करने वाला ये चीज है, अगर E इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है यूनिफॉर्म है, तो हम लोग जानते हैं कि यही फॉर्मूला जो है थोड़ा सा क्या होता है बदलता है। ये वाला फॉर्मूला ऐसा हो जाता है ये कॉस थीटा, तो हम लोग इस फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसी करके भी फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाला है, यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले कि अगर कोई बंद डब्बा है इस तरीके से, ठीक है,
अंदर में चार्ज है Q1 Q2, यहाँ चार्ज है Q3। ठीक, अगर हमसे पूछेगा कि यहाँ पर बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन किन चार्ज के कारण, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर सोचोगे तो अंदर का चार्ज पे निर्भर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो अंदर के चार्ज के कारण भी होगा और बाहर के चार्ज के कारण भी होगा। किसी भी बंद डब्बा है उसके अंदर में चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर के चार्ज के कारण भी होगा और अंदर के चार्ज के कारण भी। ना इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग। क्या लिख दिए कि यहां पर जो E है ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, इनसाइड चार्ज एज वेल एज आउटसाइड चार्ज। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है अंदर वाले चार्ज के कारण भी है और बाहर वाले चार्ज के कारण भी, सभी चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अच्छा तो ये इस तरीके से है। इसी में हम लोग आगे बढ़े जरा सा, तो नोट। अच्छा एक चीज है और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हमको मान लिया जाए एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक चीज या छोटा सा टॉपिक है, एक चार्ज है यहाँ पे Q, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके पास कर रहा है इससे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास करेगा तो इसमें देखा जाए तो Q इनसाइड क्या है 0, अंदर में जो चार्ज है डब्बा में वो क्या है 0। अच्छा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा इससे 0। अच्छा लेकिन यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नॉन जीरो है, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के कारण हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जरा सा। जैसे मान लिया जाए एक सेमी सर्कल इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है, इसके सेंटर पे यहाँ पे +Q चार्ज, और इससे पूछेगा हमको कि यहाँ पे जो चार्ज रखे हैं ना इसके कारण बताइए कि ये हेमिस्फीयर जो है इसके थ्रू फ्लक्स कितना हुआ। इसके थ्रू क्या पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर बराबर कितना, इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया जाए ये पूरा का पूरा गोल स्फीयर होता, अगर ये पूरा गोल होता तो इससे जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता वो फ्लक्स बराबर क्या होता, अंदर का चार्ज Q भागा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें से आधा गोला है तो आधा गोला से कितना निकलेगा, इसका आधा। तो यहां पर जो यहां पे होता, यहां पे क्या कितना निकलेगा, हेयर इन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा आधा, यानी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आधा है ना तो उसके कारण हमको इतना फ्लक्स आएगा। अच्छा इसमें आगे बढ़ते हैं जरा सा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल्स में समझते हैं। एग्जांपल नंबर हम लोग क्या 3, ये जैसे एक 1 हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हमको एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इस तरीके से कोई स्क्वायर का शेप है और इससे +Q चार्ज यहाँ पे रख दिए, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे एक प्लेट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है और इसके यहाँ पे चार्ज रख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको पूछा क्या कि इस एक प्लेट से बताइए फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिए, पूछा इस एक प्लेट से फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम लोग कल्पना करें तो इसके चारों तरफ ऐसा प्लेट ही इधर से भी सोच सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी एक क्यूबाइड का कल्पना कर सकते हैं, क्यूबाइड यानी घन का। ठीक है, तो और उस क्यूबाइड में टोटल कितना फेस, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो एक फेस से हमको चाहिए, टोटल फेस से कितना आ जाएगा, हाँ टोटल फेस से तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है मिला के, लेकिन एक फेस से होगा तो उसका बाय 6 कर देंगे। अच्छा इसी में अगर हमको इसी को इस तरीके से अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ऐसा कुछ सोच सकते थे, यही फोटो हमारा क्या है इस प्रकार से है, +Q चार्ज है, तो एक फेस से हमको चाहिए था ना, क्या चाहिए था हमको, एक फेस से चाहिए था। तो टोटल इस केस में तो टोटल जो यहां से निकलेगा तो वो क्या होगा 6 हिस्सा में बटेगा। अगर पूरा ये क्यूब होता तो इससे कितना निकलता फ्लक्स, हर तरफ निकलता Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो एक फेज से कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भागा 6। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के भागा में क्या 6, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये एनसीईआरटी में है चीज, ये वाला। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा दिल्ली इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करके मान लो एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है ना, हमको बोला क्या कि यहाँ पे सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक, और इसके कारण जो है ना फ्लक्स तो निकलेगा। तो इसमें बोला क्या कि फाइंड फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। मतलब इसका जो दोनों फ्लैट सरफेस है ना ऐसे समतल, उसमें से किसी एक फ्लैट सरफेस से हमको बोला कि फ्लक्स बताइए। और गिवन क्या है कि ये फाई नॉट दिया हुआ है, फाई नॉट बराबर दिया हुआ है, ये गिवन है। गिवन क्या है ये कि फाई नॉट इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये दिया हुआ है ना। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो फाई नॉट है। हमको पूछा कि ये दोनों फ्लैट सरफेस में से किसी एक फ्लैट सरफेस से फ्लक्स बताइए, ठीक है। तो ये चूंकि सेंटर पे है तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा इससे बाहर की तरफ, जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, वो टोटल फ्लक्स हर तरफ जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू भागा एप्सिलॉन नॉट। ये जो टोटल जो होगा वो तो क्या होगा, क्यू भागा एप्सिलॉन नॉट। इसमें से जो फाई नॉट है वो तो कर्व हिस्सा से निकल गया, उसको अगर घटा दे तो क्या होगा, यहां पे ये टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स में से कर्व वाला को घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना दो हिस्सा में बटेगा, इधर और इधर से। वो क्या होगा, बोथ फ्लैट सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से यदि हम लोग फाई नॉट को घटा दे तो ये कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू बोथ फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट सरफेस से मिला करके अब ये बाकी बचा फ्लक्स हुआ। टोटल फ्लक्स यहां जनरेट कितना हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसमें से कर्व वाला हिस्सा से कितना पास कर गया, फाई नॉट। तो टोटल वाले में से फाई नॉट को घटा देंगे तो बाकी जो बचा वो इन दोनों से जा रहा है। तो फॉर ईच फ्लैट सरफेस, देयरफॉर फॉर ईच फ्लैट सरफेस, प्रत्येक से कितना होगा, तो ये तो दो हिस्सा में बटा ना, इधर और इधर। टोटल में से कर्व वाला हिस्सा हटा दिए तो बाकी जो बचा ये इधर और इधर में बट रहा है दो हिस्सा में, तो दो हिस्सा में बटेगा तो इसको आधा कर देंगे। तो हमको एच से बोला ना कि फाइंड फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस, एक से बोला तो ना फ्लक्स थ्रू वन फ्लैट सरफेस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, इतना का आधा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से ये घटाए तो बचा कर्व वाला घर खत्म जो गया, दोनों फ्लैट से था, उसको आधा कर दी। ये हमारा आंसर हो गया। दिल्ली इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, एक था, पूछने लायक चीज है। अब हम लोग इसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन में बोला है कि इनफाइनाइट रड है, उसके कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है। फिर इनफाइनाइट प्लेन सीट है उसके कारण निकाला है, एक स्फीयर है उसके कारण निकाला है। लेकिन वो सब करने से एनसीईआरटी में जो 3 को दिया है उसको करने से पहले अगर हम कुछ एगो बेसिक वाला चीज कर ले तो थोड़ा सा हमको समझ में आएगा अच्छे से। तो वो हम पहले बेसिक ये वाला एक चीज कराए थे। हमको क्या हेडिंग दिए हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ना यूजिंग गॉसेस लॉ। यानी करने क्या वाले हैं, क्यू चार्ज से आर दूरी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम गॉस लॉ के मदद से पहले निकालेंगे। ये हम एक सिंपल सा चीज गॉस लॉ का एप्लीकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद जो एनसीईआरटी में किया हुआ है वो करा देंगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा। तो अगर क्यू चार्ज से आर दूरी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं शुरू में ही। क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो इसको जरा सा देखा जाए, इसी चीज को हम लोग गॉस लॉ के मदद से निकालते हैं। ठीक, तो देखो जैसे कैसे कैसे गॉस लॉ को अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस यहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट से होते हुए हम लोग एक सरफेस का कल्पना करेंगे, क्योंकि बंद डब्बा के लिए ही गॉस लॉ वैलिड है ना। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या किए, एक पॉइंट चार्ज था, गोल ऐसा चार्ज, तो उसी के जैसा हम लोग क्या किए, एक स्फीयर ऐसा कल्पना किए। जिस पॉइंट पर निकालना था हमको, उस पॉइंट से होते हुए एक सरफेस का कल्पना किए। ध्यान रखना इसमें, ऐसा हमको सरफेस लेना है कि उस सरफेस के हर पॉइंट का दूरी इस चार्ज से क्या हो, एक समान हो। तो जैसा चार्ज देखने में लगता है वैसे ही हम लोग लगभग सरफेस वगैरह खींचते हैं। अच्छा चलो, तो ये हम लोग इस तरीके से सरफेस का कल्पना किए। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का सारा चीज़ का, तो देखो तो जरा सा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बाहर की तरफ ऐसे आएगा। अच्छा, और अगर हम लोग इस पॉइंट पर जरा सा एरिया वगैरह की बात करें, एरिया वेक्टर वगैरह का, एरिया किधर होता है, सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर। एरिया की बात करें, हम लोग लिखते हैं ना फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए ना, तो उसमें जो एरिया होता है, एरिया जो है, एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे क्या बोले थे हम हमेशा, परपेंडिकुलर। तो ये एरिया इधर परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री। किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ भी देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया भी इधर क्या है, ऐसे बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ भी। अच्छा, इस क्यू चार्ज से हर पॉइंट का जो दूरी एक समान है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 4-5 पॉइंट लिखे थे, उसमें जाने थे कि यदि किसी स्फीयर के सेंटर पे अगर हम लोग कोई क्यू चार्ज को रख देते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान हो जाता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग को तो यही के क्यू बाय आर स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग चलो देखो निकालते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का ये भी फार्मूला, दोनों बराबर होता है। अच्छा, इस क्यू चार्ज से हर सरफेस के हर पॉइंट का जो दूरी है वो कितना है, आर 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 है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जब ये यूनिफॉर्म है तो ये हमारा फॉर्मूला बदल जाता है ना, अभी बात किए, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा बराबर क्या, अंदर का चार्ज भागा एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमारा इसमें बदल जाता है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे तो चाहिए। ठीक है, रही बात एरिया की, तो ये इसका एरिया कितना है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हर जगह तो एंगल एक समान है, कॉस 0 डिग्री। अंदर में चार्ज कितना है इसमें, प्लस क्यू, यानी क्यू, अब भागा क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो जरा इसको थोड़ा ठीक से अगर हम लोग करें तो देखो तो ई ये कॉस 0 तो क्या होता है 1, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, क्यू भागा एप्सिलॉन नॉट। तो ई इधर भाग में जाएगा जब, तो क्यू भागा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर एक तरफ सेपरेट कर ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट कर ले, तो इधर क्या बचा, Q बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं K, यानी कि के क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। यही तो हमको क्या करना था, साबित करना था। यानी क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय। ठीक है, तो ये हम लोग गॉस लॉ की मदद से किए। अच्छा, ऐसे ही डेरिवेशन सब और भी है। एक क्या है कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक बोर्ड एग्जाम था, बिहार बोर्ड वाला बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या पूछ दिया था ना, बोला था क्या कि प्रूफ कीजिए कूलम्ब्स लॉ को यूजिंग क्या, गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कीजिए।
तो उसको इस प्रकार से कर सकते थे हम लोग, जैसे Q1 चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या करें, हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम तो जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे तरीका वही पिछला वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो पिछला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा कितना होगा, के Q1 बाय क्या, आर स्क्वायर। Q1 चार्ज के कारण r दूरी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, के Q1 बाय आर स्क्वायर। वैसे ही तरीका से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या हमको बोला कि ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को साबित करने बोला ना। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है, अगर हम वहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं Q2, तो उस Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, क्या बोल रहे हैं कि इफ Q2, यहाँ तक तो कर लेंगे सेम वैसे ही मेथड से, सेम इसी तरीके से यहाँ तक तो लेके आएंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे कि इफ Q2 चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एट पॉइंट P। अब क्या चीज का कुर्बानी देना पड़ेगा जी, चलो ठीक है। तो इस P पॉइंट पर अगर Q2 चार्ज को रखेंगे, तो P पॉइंट पर Q2 चार्ज को रखने के बाद क्या होगा, देखो तो जो इस पर लगेगा, देयरफॉर फोर्स ऑन Q2 विल बी क्या होगा, चूंकि E इज इक्वल टू होता है F बाई Q, देयरफॉर F बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू F बाई Q हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़े थे, E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F बराबर क्या हो जाता है यहाँ से QE। तो F बराबर QE अगर होगा तो देखो तो जरा सा, F बराबर QE, तो जो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जो यहाँ पे चार्ज रखे वो कितना रखे हैं, Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के Q1 बाय आर स्क्वायर। चार्ज हो गया Q2 इंटू क्या, के Q1 बाय क्या, आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो फोर्स आया वो कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही तो हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स यही होता है। दिस इज क्या, दिस इज कूलम्ब्स लॉ, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पॉइंट चार्ज के लिए जो एक तरीका सीखे निकालने का एप्लीकेशन करके, उसमें का मदद से हम लोग फिर क्या गॉस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, एक गॉस लॉ की मदद से कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग को इसके बाद पढ़ना है क्या, एक पढ़ना है गॉस लॉ का प्रूफ जानना है, ठीक है। उसके बाद और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि इन्फानाइट रड के कारण आर दूरी पे, फिर इन्फानाइट प्लेन सीट के कारण, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वगैरह के कारण किसी दूरी पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, रिंग के कारण। तो ये सब चीज़ फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। ये कूलम्ब्स लॉ वगैरह का प्रूफ देखे थे हम लोग। उसके बाद अब हम लोग को गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है वो हम लोग समझते हैं जरा सा। जैसे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, ऊपर भी इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक। और इसमें अगर हमको बोला है, इस पे चार्ज दिया हुआ है पूरी तरह से, चार्ज इस पे जो दिया हुआ है वो लंबाई में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है। जैसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा पढ़े थे, तो उसमें इससे आर डिस्टेंस पे हमको क्या बोला है, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज वाला एक कराए थे, उस पॉइंट से होते हुए हमको एक सरफेस खींचना होता है ऐसे करके, ठीक है। और सरफेस खींचेंगे और सरफेस का हर पॉइंट इससे आर दूरी पे होगा, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम फोटो को बनाए, तो ये आर डिस्टेंस इधर है, तो आर डिस्टेंस इधर भी हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस उधर है उतना ही डिस्टेंस, एक सिलेंडर हम एज्यूम किए, तो इससे आर डिस्टेंस ऐसे हर तरफ बराबर जैसा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ऐसे बाहर के तरफ, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या होगा, बाहर के तरफ, इधर भी बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद एरिया वेक्टर किधर आएगा, एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही आया, एरिया वेक्टर भी क्या है, उधर ही आया। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन,
तो इसमें थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस से पास कर रहा है, ऊपर वाले सरफेस से नहीं पास कर रहा। कभी भी एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस में अगर बात करें तो इधर का जो एरिया वेक्टर है ए डैश और इधर का भी जो एरिया वेक्टर है ए डबल डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें 90 डिग्री का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें 90 डिग्री का। तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता है ई ए कॉस 90, तो कॉस 90 होता है 0, तो फ्लक्स इस सबसे 0, यानी इस वाले से और इस वाले से फ्लक्स पास कर नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक लाइन सिर्फ इस वाले और इस वाले से ही पास करेगा, कर्व वाले से। तो हम लोग सिर्फ कर्व वाले से ही फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला होता है फ्लक्स बराबर क्या, क्यू इनसाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा बराबर क्या, अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आगे समझिए अगर जरा सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो हमको निकालना है, रही बात एरिया, तो कर्व सरफेस से हम लोग फ्लक्स का बात कर रहे हैं ना। सिलेंडर के कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो देखो कितना होता है, ये लंबाई हमारा है L। ठीक है, तो कर्व सरफेस से जो का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर L। 2 पाई आर इसका क्या हो गया रेडियस, तो 2 पाई आर इंटू क्या ये L यानी कि हाइट। अच्छा, इंटू यहाँ पे क्या हमको लेंगे cos 0 डिग्री। क्यों लिए cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, उसके बाद बराबर हमको इधर फॉर्मूला था क्यू इनसाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो यहाँ तो ई तो ठीक है, cos 0 हो जाता है 1, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर, अंदर में अगर चार्ज की बात करें तो देखो तो इस रड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज उसको 1 लैम्डा, 1 मीटर लंबाई में 1 लैम्डा, 2 मीटर लंबाई में 2 लैम्डा, 3 मीटर लंबाई में 3 लैम्डा। तो एल लंबाई का रड ही ना इस सिलेंडर के अंदर आएगा। अगर इसका लेंथ कितना है एल है, तो ये एल लेंथ ही सिलेंडर के अंदर है, उसी में जितना चार्ज है वही इस सिलेंडर के अंदर है। तो 1 मीटर लेंथ में 1 लैम्डा चार्ज, 2 मीटर लेंथ में 2 लैम्डा, 3 मीटर लेंथ में 3 लैम्डा, एल लेंथ में एल लैम्डा चार्ज आएगा। यानी कि अंदर जो क्यू इनसाइड है वो हम लोग एल लैम्डा लेंगे और यहाँ से दोनों तरफ से हम लोग एल और एल कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर यही फॉर्मूला हमारा जो बन जाएगा, तो ई इंटू क्या, ई तो ऐसे रह गया और ये 2 पाई आर को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई, इसी को ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे करके एक ही बात है, वैसे लिखो वैसे लिखो, याद रखने में ये हो जाता है। तो इस तरीके से लिखते हैं, ये है और ये है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम लोग फ्लक्स के लिए ई ए कॉस थीटा लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए नहीं लिखे। ई ए कॉस थीटा इसीलिए लिखते हैं ना क्योंकि जब हमारा क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। तो अच्छा, इसका कर्व सरफेस की बात करें अगर हम लोग, तो कर्व सरफेस का हर पॉइंट रड से आर दूरी पे है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, रड से कितना, हर तरफ आर दूरी पे। तो जब हर तरफ आर दूरी पर है, एक जैसा है, तो इसमें क्या होगा देखो तो जरा सा कि रड से हर तरफ एक समान दूरी पे है, तो हर तरफ इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए फॉर्मूला ये यूज किए। इसके बाद हम लोग अगला एप्लीकेशन पे बात करते हैं। अगला सेकंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट कहने का मतलब एक प्लेन शीट है जिसका लंबाई चौड़ाई एकदम क्या है, इनफाइनाइट, अनंत है। ठीक है, तो एकदम इस तरीके से ये कोई ऐसे करके प्लेन शीट ऐसे दिया हुआ है, इसका लेकिन जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसके कारण हमको निकालना है। तो इसी प्लेन शीट को के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है, इसी प्लेन शीट को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रखने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखो तो अगर रखेंगे इसको इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, तो यही प्लेन शीट जो है इस पर इस तरीके से चार्ज दिया हुआ है।
ठीक है, प्लेन शीट के ऊपर चाप दिया। इससे हमको क्या करना है, कुछ दूरी पे मान लिया जाए यहाँ पे x दूरी है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, हाँ x दूरी है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इसको जिस भी पॉइंट पे पता करना होता है वहाँ से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर एक सिलेंडर जैसा ऐसा कोई सरफेस यूज इस्तेमाल कर लिए। सिलेंड्रिकल सरफेस के जगह पे कोई क्यूबाइड भी ले सकते थे, कनाब जैसा कुछ भी ले सकते थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चरखुट ऐसे कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पे ऐसा लिए, इसका ये क्या हो गया होगा, एरिया। ये एरिया हमारा होगा अगर ए, तो इधर का ये भी एरिया होगा हमारा क्या, एरिया होगा क्या, ए। अच्छा, जब ये ए एरिया वाला इसमें आर पार हुआ है, तो इसके अंदर जो हिस्सा आ गया होगा इस प्लेन शीट का, वो कितना हिस्सा आया होगा, ये भी जो एरिया इनसाइड सिलेंडर ना, और सिलेंडर, और एक तरह से ये गॉसियन सरफेस लिए, गॉस का लॉ लगाने के लिए एक सरफेस हम लोग बनाए हैं, और गॉसियन सरफेस की बात करें तो वो भी तो एरिया हमारा कितना, ए ही है। ठीक है, सिलेंडर यही आर पार हुआ है, तो ये ए एरिया इसके अंदर आया होगा, सीट का ए एरिया ही उसके अंदर आया होगा। अच्छा, और एक चीज़ है, गिवन है इसका मान लीजिए यहाँ पे लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है भाई, इसका सिग्मा, जैसे उसमें लेमडा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सब कुछ का, तो ध्यान से ज़रा देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा और इस तरफ से जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इस तरफ और क्या, इस तरफ, है ना। अच्छा, एरिया वेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो एरिया वेक्टर देखो तो इस पे किधर है, ऐसे करके, इधर भी एरिया वेक्टर किधर है अपना, ऐसे करके एरिया वेक्टर। बाकी कर्व वाला जो सरफेस है उस पर अगर बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो इस वाले के थ्रू जो है फ्लक्स हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स जीरो हो जाता है। ई ए कॉस 90, जो कि हम लोग यहाँ पर भी अभी था देर पहले इसमें भी चर्चा किए थे, ई ए कॉस 90 होगा तो फ्लक्स जीरो। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ जो यहाँ पे फ्लक्स आएगा वो इस वाले से और इस वाले से फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स को जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ से इस हर पॉइंट की यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी, यहाँ का दूरी सेम है। अच्छा ठीक है, तो इसके सरफेस पे एक समान, इसके सरफेस पे भी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक तरफ है तो थीटा इसमें क्या हो गया, इस केस में 0 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इस वाले से इसको अगर बोले 1, इसको बोले 2 और इसको बोले 3, तो 3 से तो अगर हमको फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स हम लोग अगर बात करेंगे तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स बराबर क्या फॉर्मूला आता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि पहला सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरा सरफेस का फ्लक्स प्लस तीसरा सरफेस का फ्लक्स वो जोड़ देंगे तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ये तीसरा वाला जो है कर्व वाला से, इससे फ्लक्स आएगा नहीं, इससे हमारा φ3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये और ये जो है इन दोनों से तो हम लोग को फ्लक्स लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। आगे पेज पे बात करते हैं हम लोग। पहला वाला φ1, इस वाले के लिए हम लोग जो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0। इसके लिए भी लिखेंगे ई ए कॉस 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से इधर की भी दूरी हमारा x ही है, ये दूरी भी क्या है, x ही है। तो यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर के लिए फॉर्मूला ई ए कॉस 0, और इस वाले के लिए भी ई ए कॉस 0 लिखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वही है सेम, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी सेम है। तो जब दोनों तरफ दूरी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो ई इंटू एरिया ए है, तो दोनों तरफ इसको अच्छे से अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं,
यहाँ पे आएगा ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0 प्लस तीसरा वाला यानी कि कर्व सरफेस है तो फ्लक्स आएगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो गया वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो अच्छा अब अंदर में चार्ज कितना आएगा जरा सा देखो तो। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें, अंदर में तो यही है ना, इस तरफ तो यही लिखा हुआ है ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जरा क्यू इनसाइड बाय, हाँ एप्सिलॉन नॉट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ई ए प्लस क्या ई ए बराबर, ये तो 0 है तो उसका कहानी खत्म। क्यू इनसाइड की बात करें तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है। ये बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसको 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर एरिया में 3 सिग्मा और ए एरिया में ए सिग्मा चार्ज। तो इसके अंदर तो ए ही एरिया आ रहा है, तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो हमारा ए सिग्मा हो जाएगा, ए इंटू सिग्मा भागा ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये हो गया 2EA बराबर ए सिग्मा भागा क्या एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसमें एक चीज़ देखो तो ए और ए काट दिए, तो अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 2E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए देखो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भाग में आएगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा तो ठीक है ये इस तरीके से। अब इसमें देखो तो डिस्टेंस नहीं है ना, इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में डिस्टेंस का तो काम आया नहीं, जो ये जो डिस्टेंस था x ये तो आया नहीं, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इन्फिनाइट प्लेन शीट जो है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इस प्रकार से ऐसे पैरेलल लाइंस, ऐसा ऐसे प्लेन शीट रहेगा तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद हम लोग को एक लास्ट है इसी का, ठीक है, क्या तीसरा एप्लीकेशन वो देख लेते हैं। चलो इसमें अब हम लोग को आगे समझना है तीसरा वाला जो है एप्लीकेशन, उसमें क्या बोला है, थिन स्फेरिकल सेल है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन। ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला जो कराए थे ना वही हो जाएगा। तो कोई भी कंडक्टर है अगर, तो उसके ये वाला पॉइंट अंदर वाला पॉइंट हो गया, ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया और ये बाहर वाला पॉइंट हो गया, सी ए बी सी 3 पॉइंट है। कोई भी, चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रहेगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, समझेंगे वो सब चीज़ पर भी बातचीत करेंगे। तो ये कोई स्फेरिकल सेल इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हमको बोला इसके अलग अलग पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है, कैपिटल आर रेडियस हो गया, और यहाँ से बाहर वाला कोई पॉइंट है स्मॉल आर यहाँ पे। तो पहले ये बाहर वाला पॉइंट पर अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या यहाँ कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। जैसे इस पॉइंट पे चाहिए, बाहर वाले पॉइंट पे, अगर बाहर वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जिस भी पॉइंट पर चाहिए होता है वहाँ से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे सरफेस खींच लेते हैं। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर भी उधर ही, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री। फिर जैसे पॉइंट चार्ज के लिए किए थे ना वैसे ही कर देना है। मतलब जैसे कि चूंकि यहाँ पर भी सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी अगर r है तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी भी r, सेंटर से इस पॉइंट की भी दूरी r, सेंटर से इस पॉइंट की भी दूरी r, हर दूरी एक समान, तो एक जैसा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसीलिए हम लोग फ्लक्स बराबर लिखेंगे, चूंकि होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला एक और है यहाँ पे, ई ए कॉस थीटा, ये 0 डिग्री रहेगा। अंदर का चार्ज इस पूरा वाले स्फेयर के अंदर में ये जो चार्ज है, ये चार्ज हमारा है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, यानी कि क्यू चार्ज बोल सकते हैं इसको, क्यू भागा क्या एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे छोड़ देना है, ई इंटू एरिया की बात करें तो ये एरिया हमारा
ये पूरा स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई इंटू क्या, रेडियस का स्क्वायर, और ये cos 0 क्या है 1 बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू भागा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। शांति शांति। देखो तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 4 है, पाई है और एप्सिलॉन नॉट है, और इधर क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा सा अच्छे से अगर करें तो ई इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा के हो जाता है ना, तो ई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा के क्यू भागा आर स्क्वायर। तो नहीं, पॉइंट चार्ज के जैसा काम किया, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे अगर होता, तो याद है ऐसा पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वो सही जैसा है कि नहीं, कुछ वैसा ही फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर के जैसा। तो ये पॉइंट चार्ज के जैसा काम करता है बाहर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी में हम लोग को अगर बोलता कि इसी के जगह पे क्या करते, ये सरफेस पे निकाल लें, तो सरफेस पे निकालने के लिए बोलेगा तो यही जो स्मॉल आर तो हमारा क्या बता रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यही दूरी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। सरफेस पर अगर रहेगा तो उसके लिए यही दूरी हमारा आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर के लिए बराबर 4 पॉइंट बी, यानी कि 4 पॉइंट बी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के लिए। ये सरफेस के लिए ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। ये हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये स्मॉल आर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम क्या, सेंटर को शो कर रहा है, सेंटर से दूरी को शो करता है। तो यही फॉर्मूला में ये मेरा क्या बदल जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या, छोटा आर किसके बराबर, बड़ा आर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ निकला, बी पॉइंट पे। सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये आर मेरा क्या चीज दर्शाता है, सेंटर से दूरी, वो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए। इसमें ऐसे हो जाएगा। फिर रही बात अंदर वाले पॉइंट के लिए करेंगे, तो अंदर वाले पॉइंट में जब इसको ऐसे कवर करेंगे, गोल घेलेंगे, तो उसके अंदर में चार्ज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं आएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट उसको हम लिख सकते हैं। या अगर हमको डेरिवेशन में और कुछ करना पड़ेगा तो अंदर वाले पॉइंट के लिए ऐसे सोच सकते हैं, 4 पॉइंट ए, ऐसा कल्पना कर सकते हैं। इसमें ये क्या है, यहां से हमको अगर सरफेस ऐसे खींचेंगे तो इस सरफेस के अंदर में चार्ज ही 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जब लिखेंगे ई ए कॉस थीटा बराबर अंदर का चार्ज यानी कि 0 भागा एप्सिलॉन नॉट, तो उधर सब 0 है, ई ए कॉस थीटा, तो सारा उधर सब 0 हो जाता है, ई बराबर 0 आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे 0। तो ऐसा करने के बजाय डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है ना। तो इसमें हमको नोट डाउन ऐसे करके लिख देना है कि फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0, फील्ड। तो ऐसा भी हम लोग ये कर सकते हैं। ये क्या है, कंडक्टिंग सेल, ये कंडक्टिंग सेल हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो यही सब गॉस लॉ का एप्लीकेशन वगैरह है। इसका हम लोग चाहें तो ग्राफ भी खींच सकते हैं, इसका अगर चाहें तो ग्राफ ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ खींचेंगे तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, लेकिन जब सरफेस पर पहुंच जाएंगे यानी कि आर बराबर कैपिटल आर, ठीक है, तब उस समय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, याद करो, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना गिरेगा, घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहना चाह रहे हैं ये। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर,
ऐसे सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, उसके बाद ये घटेगा किस रिलेशन से, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ई और आर में उल्टा संबंध है, घटेगा। इतने था एप्लीकेशन वगैरह सारा चीज हमारा, यहाँ पे तो कहानी खत्म होता है। तो एप्लीकेशन वगैरह ऐसे एनसीईआरटी में यही है, 3 एप्लीकेशन दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3 ही एप्लीकेशन है, उसके अलावा और कोई एप्लीकेशन है नहीं। अगर चाहेंगे किसी को करना उड़ना हो तो रिंग के लिए, रिंग के एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये निकाला जा सकता है। फिर ऐसे पुराना एनसीईआरटी में हुआ करता था यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड के वजह से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग गॉस लॉ से निकाले, यही चीज कुलम्ब्स लॉ से निकालने के लिए भी है, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो सब चीज़। ठीक है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.12 नया किताब में, पुराना किताब में एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.13। ठीक है, उसमें ऐसा एक सवाल था जिसमें कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कारण अंदर में किसी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहता ना, अगर ऐसे करके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके अंदर में भी चार्ज रहता है। ठीक है, तो उसके अगर अंदर में चार्ज रहता है तो अगर हमको यहाँ पे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्फीयर ऐसे लेकर के फिर इसके अंदर कुछ चार्ज जमा आएगा, तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो अंदर में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ए क्यू एक्स बाय आर क्यू। ये यहाँ से यहाँ तक r इसका रेडियस है, x हो गया सेंटर से। लेकिन ये एनसीईआरटी में सब डेरिवेशन दिया नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से तो बस यही था, कहानी खत्म। बाकी एक्स्ट्रा अगर किसी को करने का मन हो तो किया जा सकता है, ऐसे हम प्लेलिस्ट में भी दे देंगे। चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट है नया वीडियोस का, उसमें हम इसका डेरिवेशन हो गया, फिर रिंग का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इन्फिनाइट रड के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुलम्ब्स लॉ के मदद से हो गया, या फिर गॉस लॉ का प्रूफ हो गया, जो कि नहीं है एनसीईआरटी में, जो सब एक्स्ट्रा, तो उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। करने का इच्छा करे तो किया जा सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है।